आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। 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 और याद रखिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। यस, प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन का बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में हमको दो तरीके से पढ़ना होगा। एक तो ये समीकरण पहले डिराइव करना होगा और दूसरा फिर उस समीकरण की व्याख्या करनी होगी, एक्सप्लेनेशन भी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पूरे इक्वेशन को आपको समझा देते हैं, ठीक है, फिर स्टेटमेंट लिखवाते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे कोई फोटोन आ रहा है। ये फोटोन आके यहाँ इंसिडेंट होगा। इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एच न्यू। जब ये आके यहाँ टकराएगा तो इस जानते हो मेटल सरफेस में अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसाइड द मेटल। और जो कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, एकदम आखिरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल, और वो भी अनबाउंडेड या लूजली बाउंडेड। ये बहुत ही कम ऊर्जा के साथ नाभिक से बंधे होते हैं, इसलिए इन्हें पृष्ठ से निकालना आसान होता है। तो हो क्या रहा है? एक फोटॉन यहाँ से आ रहा है, ये फोटॉन इस मेटल के सरफेस पे टकराएगा। जब टकराएगा तो इस फोटॉन के पास जो एनर्जी है एच न्यू, उसका कुछ हिस्सा किसको जाएगा? इलेक्ट्रॉन को। ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आएगा। तो पहले तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इमिशन। पहले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इमिशन। और इमिशन के लिए भी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है। उस निश्चित ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। यानी जो फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होगी, बट इलेक्ट्रॉन उसमें से कुछ एनर्जी तो इस सरफेस के लिए चला जाएगा। जो फोटोन की टोटल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा इस सरफेस में चला जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। जो अब्जॉर्ब हो जाएगा उसी को अब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर आएगा, यानी इमिट होगा। और बाकी जो शेष ऊर्जा बचेगी वो इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी, किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। क्योंकि इस वर्क फंक्शन के बाद जितनी ऊर्जा फोटॉन की मिलती है वो कहाँ ट्रांसफ़र होती है? काइनेटिक एनर्जी में। तो आइंस्टीन ने यहाँ पे ये रिलेवेंटली यूज़ किया था कि जो फोटॉन की ऊर्जा है, फोटॉन एनर्जी, वो एक फोटॉन की ऊर्जा वर्क फंक्शन में भी जा रही है और प्लस काइनेटिक एनर्जी में भी जा रही है। यही तो हो रहा है ना। और वो भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। यार टर्म यूज़ करिएगा। इस थियरी में एक और अजम्पशन था कि एक फोटॉन यानी सिंगल फोटॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी हम ये कह सकते हैं कि एक फोटॉन सीधा एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। ऐसा नहीं कि एक फोटॉन की ऊर्जा 4-5 इलेक्ट्रॉन में जा रही हो, नहीं। एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी टोटल एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा फोटॉन होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा? बाहर निकलेगा, क्योंकि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। तो फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो क्या है भाई? ई। वर्क फंक्शन को क्या लिखते हैं? डब्लू। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसको लिख के मैक्स या के ई मैक्स लिख सकते हो, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितना होगा, ई में से डब्लू को घटाना होगा, फोटोन की टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, जो बचेगा वो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं E, और E का वैल्यू क्या है एच न्यू, और फिर क्या लिख सकते हैं W क्या है एच न्यू नॉट। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब वेलोसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो ना। तो अगर इसमें वेलोसिटी है तो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर बराबर होना चाहिए एच न्यू माइनस न्यू नॉट, दोनों में एच कॉमन है। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। तो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया था वो ये है, इसका एक्सप्लेनेशन यानी इसकी व्याख्या करनी है। अब आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दिया क्यों था, पहले यह समझ लो। क्योंकि जैसे हम प्रकाश का परावर्तन जानते हैं, अपवर्तन जानते हैं, ध्रुवण जानते हैं कि नहीं, और इन सभी घटनाओं की हम व्याख्या कर चुके हैं। जैसे अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत से भी हो सकती है, क्वांटम सिद्धांत से भी हो सकती है, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से भी हो सकती है। उसके बाद ध्रुवण की व्याख्या और व्यतिकरण की व्याख्या केवल हाइगेंस के ही सिद्धांत से हो सकती है। नहीं, व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत से कर सकते हैं, जबकि ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए हमें प्रकाश को मानना पड़ा क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंग, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आएंगे। तो ध्रुवण की व्याख्या भी हो गई, लेकिन उसके लिए हमने मैक्सवेल के समीकरण का उपयोग किया। ये एक ऐसी घटना है जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसमें होता क्या कि कोई फोटान यानी प्रकाश में कोई भी प्रकाश हो सकता है, चाहे परावैंगनी विकिरण का हो, चाहे वो इंफ्रारेड आवरक्त हो, चाहे वह दृश्य स्पेक्ट्रम यानी किसी भी स्पेक्ट्रम का हिस्सा हो, यानी कोई भी रेडिएशन होगा, वो रेडिएशन मेटल सरफेस से अगर टकराएगा तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने का कोई सिद्धांत नहीं था कि ये घटना होती कैसे, होती तो है पर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो आइंस्टीन ने क्या किया, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया और उस क्वांटम सिद्धांत से इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की पूरी व्याख्या की। इसलिए ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइंस्टीन का यह समीकरण प्रकाश वैद्युत प्रभाव की पूरी घटना का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा, यानी इसकी व्याख्या करेगा। तो ये तो रहा समीकरण। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, कि इसमें है क्या क्या चीज़। लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि एक फोटान केवल एक ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। ऐसा नहीं कि एक फोटान 10-12 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक बात ये ध्यान में रखना है, और दूसरा ये ध्यान में रखना है कि जो मेटल सरफेस है ये अलग अलग नेचर का हो सकता है। जैसे कॉपर, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सबका नेचर अलग होता है। अलग अलग मेटालिक सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी देहली आवृत्ति और कार्यफलन वर्क फंक्शन ये क्या होता है, अलग अलग होता है। फोटान की टोटल ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इस मेटल के सरफेस द्वारा अब्जॉर्ब हो जाएगा, और वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो रही है उसी के कारण इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट्स होंगे यानी उत्सर्जित होंगे। बाकी जो ऊर्जा फोटोन की है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में। तो इसको मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिलनी थी वो मिल जाती है, इसीलिए एनर्जी को हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है। इतनी बात हो गई। अब सिर्फ इस समीकरण की व्याख्या इतना नोट कर लीजिए, व्याख्या अगले भाग में करेंगे।